काफ़ी फेमस क्लाइंबर था, वो बिल्कुल समिट पे मरा है, उनकी बॉडी वहीं पड़ी हुई है। मेरा ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो चुका था, तो आई डिडंट रियलाइज़ कि वो खत्म हो चुका है, बट आई रियलाइज़ कि मेरा माय ब्रेन इज़ नॉट फंक्शनिंग नॉर्मल, माय माइंड इज़ नॉट फंक्शनिंग नॉर्मल। तो मैं अपने क्रैम्पॉन के साथ स्नो को, आइस को मारने के बजाय मैं रोप को मार रही थी। द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू माय माइंड व्हेन आई वाज सबमिटिंग वाज द बॉडी दैट वाज लाइक 40 मीटर्स अवे फ्रॉम समिट, डेड बॉडी, एंड इट वाज सो क्लोज कि अगर मैं थोड़ी सी भी स्लिप होती तो मेरे पूरे क्रैम्पॉन्स उनकी बॉडी पे लगते। मुझे ऐसा लग गया था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो आई वाज थिंकिंग आधे आधे रास्ते से मुड़ पड़ते हैं, बट देन अगेन देयर वाज लाइक अ बैटल गोइंग ऑन इन माय हेड। मैं किसकी सुनूं, मुड़ पड़ते हैं उसकी सुनूं या आगे जाना उसकी सुनूं। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे आगे जाना है कि सुनना है, बिकॉज देयर इज सो मच एट स्टेक। जय हिंद। एडमंड हिलरी और टेंजिंग नोर्गे के बाद लगभग 6,700 इंडिविजुअल्स ने माउंट एवरेस्ट को समिट किया है। तो माउंट एवरेस्ट को समिट करना अपने आप में एक भारी अचीवमेंट है, बिकॉज अगर इसको आप कंपेयर करें, दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 8 बिलियन, तो उसमें कुछ चुनिंदा लोग ही ऐसा अचीव कर पाए हैं। तो ये डेटा, ये फैक्ट्स हालांकि हम सब जानते हैं, बट शायद ही कुछ लोग जानते हों कि इस प्रोसेस में लगभग 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो जहां माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना एक एक्साइटिंग इवेंट है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट प्रोवाइड करता है, वहीं ये एक बड़ा रिस्क भी है। माउंट एवरेस्ट पे जाना इट्स नॉट अ जॉक। सिर्फ हैंडफुल लोग ही जा पाए हैं, और इसको क्लाइम करने में एक बहुत भारी रिस्क है, और वो रिस्क इट्स नथिंग लेस देन योर लाइफ। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही एवरेस्टर हैं जिन्होंने अभी पिछले ही महीने 23 मई को माउंट एवरेस्ट समिट किया, और आज हमारे साथ वो पॉडकास्ट पे अवेलेबल हैं। तो सो लेट्स वेलकम आवर लीडरशिप ट्रेनर मिस रमा ठाकुर। थैंक यू सर। यस मिस। तो हाउ डू यू फील? कैसा लग रहा है एवरेस्ट पे जाने के बाद? आई एम एनर्जाइज्ड, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट अपने आप में आ रहा है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं सबमिट कर पाई, एंड आई एंड बिलीव व्हाई इट्स गोना बी माउंट पॉसिबल। एवरेस्ट? व्हाई माउंट एवरेस्ट? Mount Everest is the pinnacle of goal setting, the biggest goal one can set in my field and otherwise as well. That's why Mount Everest, because it's much more easier to send a message from Everest than as compared to any other field or any other thing that I would do. It's the top of the world, right? It's the top of the world, yes. Physically, I mean, in Yeah, literal sense, it is I top can of the literally world. shout from there and tell it to the entire world. So, what did you want to tell them? Yeah, I wanted to tell them that a woman can achieve anything she wants even after 30s. This was especially for my mountaineer friends, girls, women who have left the field because they started entering 30s, and they were hopeless that someone would come ahead and that people would believe in their capabilities and they would get much more better opportunities in this field. So, आपने बोला कि 30s के बाद की जो विमेन हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं। हाँ जी। सो व्हाई विमेन ओनली? इस फील्ड में, माउंटेनियरिंग की फील्ड में, एक मेन वर्सेस विमेन क्या डिफरेंस आ जाता है? फिजिकल कैपेबिलिटीज की जहाँ पे बात आती है, तो ऑफ कोर्स ये माना जाता है साइंटिफिकली एज वेल, बिकॉज मेन एंड वुमेन आर बिल्ड डिफरेंट। तो वुमेन को काफी चैलेंजेस आते हैं आफ्टर 30s एज कम्पेयर टू मैन। आई थिंक मैन वुड गेट द सिमिलर काइंड ऑफ चैलेंजेस ओनली आफ्टर 40s, बट लड़की की बॉडी, एक वुमेन की बॉडी चेंज होनी शुरू होती है एट 30s। तो उसके चलते ये माना जाता है कि लड़की के लिए स्पेशली माउंटेनियरिंग जैसी फील्ड में बने रहना, उसमें अपनी आमदनी कमाना या कुछ बड़ा अचीव करना इज लिटिल इम्पॉसिबल एज कम्पेयर टू मैन। So there's a difference. Physically, there's a little bit of difference, and mentally, there's so much of difference कि actually people have started believing this, and उसी के लिए मतलब many women they don't work after 30s in the same field as compared to men who would be working even in 50s, in their 50s. तो जहाँ एक ये फिजिकल एक बेंचमार्क है कि 30s के बाद विमेन में काफ़ी चेंजेस आते हैं, एक महिला में काफ़ी चेंजेस आते हैं, और वो एक मेल के कंपैरिजन में कम जो है चैलेंज ले पाती है। बट वहीं अकॉर्डिंग टू यू एक मेंटल चैलेंज भी है, बिकॉज वुमेन हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि अब 30s के बाद इस फील्ड में कोई खास चैलेंज आप और ले नहीं सकते हैं। तो कैन यू टेल अस योर जर्नी
आपने कैसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कैसे अपने आप को मेंटली एज वेल एज फिजिकली प्रिपेयर किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स, मतलब आप मुझे अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर करने से पहले मुझे मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ा, बिकॉज मुझे पता था कि सोसाइटी फर्स्ट में एक्सेप्ट नहीं करने वाली है मेरे गोल को, एंड इवन द वुमेन दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। वो खुद इस चीज के खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि नहीं, ये वापस भी जिंदा आएगी नहीं आएगी, व्हाई शी गोइंग, दे वुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग मी। सो आई न्यू दैट कि फर्स्ट मुझे वो जो एक मेंटल बैरियर है, स्पेशली द सोसाइटल प्रेशर, मुझे उससे जूझना होगा, उससे लड़ना होगा। एंड देन फिजिकल कैपेबिलिटीज की बात उसके बाद आएगी। दो अगर फिजिकल कैपेबिलिटीज की बात करें तो ऑफ कोर्स मैंने ट्रेनिंग 17 साल पहले शुरू कर दी थी, एंड मैं एक राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ लीडरशिप ट्रेनर, जिसमें कि आपको आई बिलीव मोर इन मेंटल कंडीशनिंग देन फिजिकल कंडीशनिंग। तो वहां पे मैं यही काम करती हूँ, बच्चों को और बड़ों को मेंटल कंडीशनिंग में हेल्प करती हूँ। तो इसीलिए मेरे लिए ये चीज खुद पे इम्प्लीमेंट करना ज्यादा आसान था। खुद को मेंटली प्रिपेयर करना वाज नॉट दैट बिग अ चैलेंज लाइक इट वुड बी फॉर एनीवन एल्स। बट देन जब आप अपनी सोसाइटी में आते हो तो कहीं ना कहीं तो दैट सोसाइटी में सेटबैक इज सबसे मोर। बड़ा चैलेंज कहाँ से आया? क्या वो फैमिली का चैलेंज था या आसपास का चैलेंज? फैमिली, यस, फैमिली ने लास्ट मोमेंट तक नहीं माना कि मैं जा रही हूँ। वो लास्ट मिनट तक, मतलब मुझे फिर भी दे वर टेलिंग मी कि मत जाओ मत जाओ, दिस इज नॉट योर एज, मत करो। एंड मेरी मम्मा ऑफ कोर्स हमेशा कहती रही कि अगले साल देखना, बिकॉज दैट्स लाइक कल करेंगे टाइप्स। एंड शी थॉट आई वुड स्टॉप, देन आई टोल्ड हर नो, दिस इज माई एज, इफ आई डोंट डू इट नाउ आई डोंट थिंक सो यू वुड अलाउ मी टू डू इट नेक्स्ट ईयर। लाइक अभी भी ऑफ कोर्स हम इंडियन सोसाइटी में हैं, तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना पड़ता है एंड उनको मनाना पड़ता है कि हमें ये चीज करनी है। तो उसके लिए दैट वाज द बिगेस्ट सेटबैक। द अदर वन वाज द सोसाइटी इन विच आई लिव, द माउंटेनियरिंग सोसाइटी इटसेल्फ, इट्स नॉट दैट सपोर्टिंग। तो किसी भी तरीके से बोलो तो दे से कि अरे यार क्या फालतू का काम कर रही है, क्यों ऐसे ही जा रही है, क्या जरूरत है। तो लोगों को लगता है अच्छा खासा कमा रही है, सब कुछ अच्छा खासा चला है जिंदगी में, अब ये पागल हो गई है, इसको कुछ ऐसा करना है। तो फेसिंग दैट दोस काइंड ऑफ कमेंट्स, फेसिंग योर ओन फ्रेंड्स, योर ओन क्लोज knit circle telling that to you, that was the biggest, one of the biggest challenges ओके, तो मेंटली आपने पूरी mentally. सोसाइटी को के भी प्रेशर को झेलना पड़ा। कुछ Yeah. पॉजिटिव प्रेशर था, कुछ नेगेटिव प्रेशर, देन यू हैड टू फेस योर फैमिली आल्सो Yes. बिकॉज़ उनको कन्विंस करना ज़रूरी था। बट यू सेड आपको 17 साल लगे, तो 17 साल कैसे लगे आपको फिज़िकली अपने आप को प्रिपेयर करने में? सो माउंटेनियरिंग जो है वो, अगर आप एज माउंटेनियर जाओ तो उसमें आपको बहुत सारे पड़ाव से होके गुजरना पड़ता है। पहला है ट्रेनिंग। तो मैंने अविमास से बेसिक माउंटेनियरिंग, एडवांस माउंटेनियरिंग और एमवाई किया है, जिसके बाद मैं उनके साथ मैंने 4 साल काम भी किया है एज इंस्ट्रक्टर, एंड जहाँ पे मैं ट्रेनिंग दिलवाती थी औरों को। एंड उसके बाद मैंने कई पीक्स भी चढ़ी है, उनके साथ भी चढ़ी है। एंड मेरा एक एंडेवर रहता था कि 1 या 2 सालों में मैं एटलीस्ट एक पीक क्लाइम करूं। एंड पिछले, जब से मैंने मतलब ये सपना बहुत दृढ़ता से देखा कि मुझे चढ़ना ही है माउंट एवरेस्ट, तो तब से लेकर मैंने एक ये मोटो रखा था या एक चैलेंज रखा था कि मैं हर एक साल 2 पीक्स क्लाइम करूंगी। सो उसी के चलते मैंने माउंट यूनाम चढ़ा है। एंड यूजुअली मुझे अकेले जाना पसंद नहीं है, मुझे किसी को ले जाना पसंद है। तो मैं बच्चों को लेके गई हूँ, जिसमें बच्चों को लेके नहीं गई उसमें दोस्तों को लेके गई हूँ। बट पक्का मैं मतलब ग्रुप बना के फिर मैं लेके जाती हूँ, बिकॉज दैट्स मोर चैलेंजिंग एक देन माउंट जस्ट पुशिंग माउंट योरसेल्फ। माउंट यूनाम किया है और माउंट कोई यूनाम पीक्स आप किया है, बता सकते हैं? माउंट यूनाम के बाद मैंने माउंट किलिमंजारो किया है, जिसमें मैं बच्चों को लेके गई थी। उसके बाद मैंने माउंट द्योटिबा किया है। एंड मैंने द्योटिबा जो है एक एल्पाइन स्टाइल में किया है, जिसमें कि मैंने जितना सामान होता है, सब कुछ जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो खुद ने उठा के लेके गए हैं। तो हम जस्ट 3 लोग थे, 40-45 केजी लोड हर एक इंसान ने उठाया है। हमने वो क्लाइम किया था। फिर मैंने नवदुर्गा हिल्स का जो एक सर्किट था वो क्लाइम किया है एवरेस्ट करने से पहले। दो मेरी इच्छा थी कि मैं एक 7000 मीटर पीक करूं, बट उतनी मुझे समय नहीं मिल पाया कि मैं 7000 मीटर कर पाती। तो इसीलिए मैंने 6000 मीटर्स के 3-4 पीक्स किए। तो 6000 प्लस के आपने 3-4 पीक्स किए। या
उसके बाद फाइनली जो एवरेस्ट की टूवर्ड्स पुश लिया आपने, आई एम श्योर लगभग 1.5-2 महीना पहले आपने तैयारी शुरू की होगी, तो वहाँ एक फाइनल जो एवरेस्ट की प्रोसेस है उसका आप अगर हमें बता सकें। या सो जनवरी, इस साल के जनवरी में मैंने फिजिकल ट्रेनिंग की शुरुआत की एंड आई एम नॉट अ रनर बट आई स्टिल ट्राई टू रन 2-3 किलोमीटर्स एंड मैं कार्डियो ज़्यादा करती थी। तो बेंगलोर में मैंने ज़्यादातर कार्डियो एंड थोड़ा बहुत रनिंग एंड एंड्योरेंस वर्क स्टार्ट किया था एंड साइकिलिंग भी करती थी। एंड मैंने जस्ट एवरेस्ट जाने से पहले 15 दिन एक्स्ट्रा छुट्टियां ली थी ताकि मैं मनाली आके मनाली में खुद को एक्लिमेटाइज कर सकूं हायर एल्टीट्यूड पे। तो उसके चलते मैं मनाली में हर दिन अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उठ के मैं क्लाइम करने चले जाती थी और मैं 9 कर बजे वापस घर पहुंचती थी। तो आई यूज्ड टू टेक लोड विथ मी, gear up, and then I used to at least go 500 to 800 meters above where I was living. It was already 2000 meters where I was living. तो उसके ऊपर जाती थी अराउंड 3000 मीटर के आसपास टच करके आई यूज्ड टू कम बैक। एंड वो एक एक्लिमेटाइजेशन का प्रोसेस होता है कि आप हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, नीचे आ रहे हो। तो आई यूज्ड टू डू दैट एंड उसके बाद फिर मैं फाइनली आई नेपाल वेंट टू कब नेपाल। फ्लाई किया आपने? 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल 2024 को आप नेपाल पहुंच गए। यस। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद फर्स्ट थिंग वी डिड वाज गियर चेक्स। वो आपके गियर चेक करते हैं, उसके बाद टीम से मिलाते हैं, फेमिलराइजेशन कराते हैं एंड उसके बाद हमारी जो ट्रैक था वो शुरू हो गया 2 दिन बाद। तो हम लुकला को फ्लाई किया हमने एंड फिर उसके बाद पूरे 9 दिन लगा के 9 डेज डे बाय डे वी कवर्ड डिफरेंट प्लेसेस एंड हम बेस कैंप तक पैदल चल के गए विद अ लिटिल बिट ऑफ लोड विद अस, एज इन अराउंड 10 to 15 kg का लोड उठा के हम एज अ टीम एवरेस्ट बेस कैंप तक क्लाइम करके गए। एंड फिर वहां बैठने के बाद एक्लिमेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ जिसके लिए दे टुक अस टू अ 6000 मीटर पीक माउंट लोबुचे ईस्ट। सो वी क्लाइम दैट एंड 3 दिन में हमने वो क्लाइम किया था एंड फिर वो क्लाइम करने के बाद वी केम बैक टू बेस कैंप, स्टेड एट बेस कैंप एंड वहां से फिर एक्लिमेटाइज होने के बेस लिए कैंप कितनी हाइट पे है? 5000, मेरा कैंप 5380-85 के बीच में मीटर्स। था। मीटर्स, सो यस अराउंड 5380 मीटर्स पे आपका बेस कैंप। यस सर। और बेस कैंप पे आप कौन सी डेट तक रहे? बेस कैंप पे मैं रही हूँ, आई डोंट नो इफ यू वुड कॉल दैट बेस कैंप पे रहना, बट लास्ट टाइम व्हेन आई टच बेस कैंप वाज 24th, 23rd, 24th, 25th 25th ऑफ अप्रैल 25th of रफली, April. राइट? Yeah. उसके बाद आपने आगे चलना शुरू किया। No, 25th of May was my last day. मैं वहां से फ्लाई करके फिर काठमांडू आई। मैं जाते वक्त की बात कर रहा हूँ। ओके, जाते वक्त बेस कैंप जहां से फिर आपने 18 फाइनल एवरेस्ट की तरफ पुश लिया। 19th of May। 19th मई तक आप बेस कैंप पे थे। हाँ जी। और 23rd को आपने सबमिट किया। हाँ जी। तो 19th मई और 23rd के बीच की कहानी क्या है? इन शॉर्ट वर्ड्स, उसके बीच की कहानी बहुत ही भयंकर है। ओके। वही भयंकर कहानी हम सुनना चाहते हैं। आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, मैं अपनी बात करूंगी, मेरी बॉडी बहुत सारे चेंजेस से गुजर चुकी थी बिकॉज 1 महीना पूरा मैं बेस कैंप पे बैठ चुकी थी। तो खुम्बू कफ हुआ, डायरिया हुआ, डिसेंट्री हुआ, उसकी वजह से बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी। और जिस दिन मुझे फाइनल सबमिट करना था, फाइनल सबमिट के लिए जाना था बेस कैंप से, उस दिन मेरी इतनी खस्ता हालत थी कि मैं कई रातों से सोई नहीं थी बिकॉज ऑफ द कफ एंड सांसें जो है वो मुझे बहुत हैवी सांसें आती थी। लाइक मैं सांस अच्छे से ले नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ कफ अगेन। बट देन with medicines and with the prayers and blessings of people, somewhat मुझे उस दिन थोड़ा सा ठीक लगा 19 तारीख को एंड वी स्टार्टेड फॉर द समिट पुश। बट हर एक स्टेप पे मतलब मुझे, मैं खुम्बू से जब क्रॉस हो रही थी तो वो ग्लेशियर अपने आप में एक जंगल जैसा है। जब मैं उससे क्रॉस हो रही थी तो आई न्यू द प्लेस बाय दैट टाइम। मैं हर एक जगह सोच रही थी यार मुड़ ना लूं, यार यहाँ से मुड़ ना लूं, मुड़ लो यार, मुड़ लो, अच्छा मतलब आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेट्स जस्ट टर्न बैक। समटाइम माय हेड वाज हर्टिंग, समटाइम माय चेस्ट वाज हर्टिंग, माय स्टमक वाज हर्टिंग, बैक वाज हर्टिंग एंड इट वाज लाइक इट्स अ कॉन्स्पिरेसी। मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है कि मुझे पूरी तरीके से दर्द हो रही है उस दिन। ओके। एंड
देन आई वाज लाइक वापस मुड़ती हूँ तो उतनी हजारों लड़कियों का क्या होगा, औरतों का क्या होगा जिसको मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप कर सकते हो। ये तो टोटली उसके खिलाफ हो जाएगा कि नहीं आप सच में नहीं कर सकते हो, देखो देखो। एंड सोसाइटी को बोलने का मौका भी मिल जाएगा। एंड मुझे लगा कि प्रेशर बहुत ज्यादा है इस चीज का कि नहीं आप मुड़ नहीं सकते हो। एंड एक्चुअली दैट प्रेशर वाज गुड, क्योंकि वो टेम्परेरी पेन है। आज मैं उस पेन के बारे में सोचूं तो मुझे लगता है यार क्या है, सहन कर लेती हूँ, उसमें क्या है। बट उस टाइम पे वो बहुत भारी लग रहा था। तो हर एक स्टेप के साथ बहुत डिफिकल्टी आ रही थी, बट समहाउ आफ्टर आई थिंक 14 आवर्स आई हैड रीच्ड कैंप 2। उस दिन सीधे कैंप 2 पहुंचना था हमें, तो बेस व्हिच इज कैंप लाइक से रियली फार। आप जाते हैं सीधा कैंप 2? हाँ, कैंप कैंप 1 बीच में स्किप करते हैं बेस कैंप से ओके फाइनल समिट के दिन। तो ओके। वी गो डायरेक्टली टू कैंप 2। तो कैंप 1 आप कभी नहीं रुके? नहीं, उससे पहले जब रोटेशन होता है, आपको एक्लिमेटाइजेशन के लिए लिया जाता है, हम्म। तो उस टाइम पे आपको कैंप 1 में रुकाया जाता है। ओके एक दिन कैंप 1 रुकाते हैं, नेक्स्ट डे वहां से कैंप 2 जाते हैं, फिर कैंप 2 से हाफ वे जहाँ पे कैंप 3 होता है उसके हाफ वे तक लिया जाता है, एंड फिर वापस आते हैं वहां से। ओके। तो वो रोटेशन करने के बाद तो सेकेंड टाइम सीधे तो जाते हैं। एवरेस्ट के बाद आता है कैंप 1, फिर कैंप 2, फिर कैंप 3, ईबीसी के बाद, या कैंप कैंप 1 3, 2 3 4 4, एंड देन समिट। then summit. जी। So there are 5 stages after base camp. यस। So 1, 2, 3, 4 and summit. यस। तो आपकी हालत कैंप 2 तक ही खस्ता हो गई थी। ओके वेरी गुड। फिर कैसे मैनेज किया? ओके, तो उसके बाद क्या था, कैंप 2 में जब हम पहुंचे थे तो मुझे ऐसा लग गया था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। हम्म। तो आई वाज थिंकिंग आधे आधे रास्ते से मुड़ पड़ते हैं। बट देन अगेन देयर वाज लाइक अ बैटल गोइंग ऑन इन माय हेड। मैं किसकी सुनूं, मुड़ पड़ते हैं उसकी सुनूं या आगे जाना उसकी सुनूं। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे आगे जाना है कि सुनना है, बिकॉज देयर सो मच एट स्टेक। एंड स्पेशली बिकॉज मैंने किसी भी चैलेंज से पीछे हटना नहीं सीखा है। तो उसकी वजह से आई डिसाइडेड कि देखी जाएगी, लेट्स गो। सो वी वेंट अहेड, एंड कैंप 2 में एक दिन रेस्ट मिलता है। तो एक दिन रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे आई वाज लाइक ओके, अब तो शायद मैं कर पाऊंगी। बट जिस दिन हमने कैंप 2 से 3 चलना शुरू किया, उस दिन हम वेदर फोरकास्ट स्टडी करके आए थे। उस दिन से इतना मौसम साफ था कि हवाएं चल भी नहीं रही थी। लाइक दे ओके। से इट्स टू विंडी कि आपको ऐसे उड़ा के ले जाएंगे, ये होगा वो होगा। एंड इट वाज देयर वाज नो विंड एट ऑल, लाइक 10 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था। बट इट मेड आवर लाइफ रियली टफ, बिकॉज इतनी गर्मी थी कि चलने से ज्यादा मैं उस गर्मी से एग्जॉस्ट हो गई। ओके। एंड वो जो कैंप 2 से 3 का जो क्लाइम है, इट्स रियली स्टीप। तो उस स्टीपनेस पे उस गर्मी के साथ इट टुक मी 7 आवर्स फॉर अ क्लाइम दैट वुड हैव एक्चुअली टेकन जस्ट 1.5 to 2 तो आवर्स। दैट मीन्स ग्लेशियर पे भी आपको गर्मी फील होती है? बहुत ज्यादा। ओके। एंड रीजन बीइंग क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आती है रिफ्लेक्शन। वहां पे? रिफ्लेक्शन, हाँ जी, इट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट्स बैक। ओके एंड एक आपको डायरेक्ट हीट मिलती है, एक रिफ्लेक्ट होके हीट मिलती है। ओके। एंड क्योंकि ये शीशे की तरह होता है ना, इट्स हम्म। सिमिलर टू शीशा, वैसे ही ऑपरेट करता है। तो वो रिफ्लेक्ट करके और भी ज्यादा तेज पड़ती है। तो तो कैंप इट्स 3 तक बैड। आपने इंटेंस हीट को सरवाइव किया या। और फिर एंड कैंप उसके कैंप 3 में मेरा पहुंचने पे मेरा चेहरा जल चुका था। मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। एंड देन आई हैड द मंथली ट्रम्स। तो वहां पे मुझे पेट दर्द शुरू हो गया। नाउ आई वाज इवन लूजिंग अ लॉट मोर फ्लूइड फ्रॉम माय बॉडी। एंड वहां पे खाने पीने का इंतजाम नहीं था। वहां पे दे वर गिविंग अस मैगी, अ काइंड ऑफ मैगी व्हिच वाज द चाइनीज वर्जन ऑफ द मैगी। तो वो खा के मुझे उल्टियां होती है, तो ओके। मैं खाना खा नहीं पाई। हम्म। सो वैसे नहीं पाई क्योंकि खांसी है, एज इट तो इज आप सिर्फ इंडियन पानी। हो, चाइनीज खाओगे तो वोमिटिंग वैसे ही हो जाएगी। ओके गुड। तो आपकी हालत और ज्यादा खराब हो और गई, खराब हो गई, हाँ राइट? जी। और कैंप 3 से और समिट के बीच में रेस्ट करने का कितना टाइम मिलता है आपको? 2 घंटे। 2 घंटे। तो 2 घंटे दो तीन बाद घंटे आपको फाइनल, नो अभी कैंप 4 पे भी जाना है? कैंप 4 पे जाना है यहाँ से। ओके। उसके बाद 2 घंटे मिलेंगे और उसके बाद सीधा आप समिट पे तो जाएंगे। सेम डे आप कैंप 3 से चलते हैं, कैंप 4 जाते हैं और फिर सीधा कैंप समिट? कैंप 3 से कैंप 4 जब जब आप जाते हो तो रात के 11 कर बजे शुरू करते हो। जैसे आज रात के 11 कर बजे शुरू किया, नेक्स्ट डे आप 8 या 10 घंटे में, जितने भी घंटे आप मतलब लगाओगे, उतने एक टाइम में आप जाके कैंप 4 पहुंचते हो। ओके। और जितने जल्दी पहुंचोगे उतना ज्यादा रेस्ट मिलेगा। जल्दी नहीं पहुंचे तो 2 या 3 घंटे का रेस्ट मिलेगा। बिकॉज शाम के 7-8 बजे, यूजुअली 6, 7 या 8 बजे आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग
आप समिट पुश के लिए निकल पड़ते हो, Okay. सेम डे समिट पुश के लिए तो शाम को बेसिकली निकलना है। समिट पुश रात को किया जाता है, रात को किया जाता तो कैंप 4 से आप निकलते हो रात को, है। हाँ जी। एंड रीजन बीइंग? रीजन बीइंग क्योंकि आपको टॉप पे पूरा का पूरा जो जितना फेस है, द एंटायर ऑफ इट इज स्नो एंड इट इज आइस। आइस। तो आप जब ग्लेशियर पे चलते हो तो ग्लेशियर पे दिन को चलना बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। प्लस मेल्ट हो जाता होगा। मेल्ट भी होता है, क्रेवासेस ज्यादा बड़े खुलते हैं, ओके। तो वो काफी डेडली भी रहता है। आप जितना लेट जाओगे, यूजुअली आपका जो समिट है वो दिन के, अगर आप अच्छे क्लाइंबर हो तो आप 9 बजे, सुबह के 9 बजे से पहले करने की कोशिश करोगे। स्ट्रगल कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा आपको 12 बजे तक का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद डिसेंड करना होता है, बिकॉज डिसेंड में भी बहुत एनर्जी लगती है, टाइम लगता है। तो आप अंधेरा होने से पहले पहुंचना चाहोगे, एंड इससे पहले कि पूरा मेल्ट, सब कुछ मेल्ट होना शुरू हो जाए, इट्स बेटर टू गेट बैक टू योर कैंप। ग्रेट। तो मैंने सुना है कि लगभग 200, जो ये 300 लोग अभी तक मारे गए हैं समिट ट्राई करने में, उसमें से लगभग 200 बंदे ऐसे हैं जो अभी भी उनकी डेड बॉडी रिट्रीव नहीं की जा सकी है, दे आर स्टिल देयर। तो क्या आपने कोई डेड बॉडी देखी रास्ते में? वेल, आई डोंट थिंक मैंने कोई ओल्ड बॉडीज देखी, बट डेफिनेटली मैंने बॉडीज देखी। इट वाज अ सैड इवेंट। 20 साल का बच्चा देखा जो अफ्रीकन, जो उनका क्लाइंबर था, काफी फेमस क्लाइंबर था, वो बिल्कुल समिट समिट पे मरा है। उनकी बॉडी वहीं पड़ी हुई है। तो मैंने उनको देखा, उनकी तो तो आप हेडलाइट तक आपके जली हुई आपका थी। सबमिट करने से कितने दिन पहले वो जस्ट ही डाइड? 24 आवर्स। 24 आवर्स पहले वो मरा था। यस। तो बेसिकली 21 या 22 को उन्होंने वो समिट के लिए गए थे, एंड ओके, ही वाज फाउंड मिसिंग, बट उनकी बॉडी बाद में टॉप में दिखी। मिली है। तो जब आप ऊपर जा रहे थे तो आपने एक डेड बॉडी देखी जो सिर्फ 24 घंटे ही हुए थे उसको अपनी लास्ट ब्रेथ लिए हुए। उसके बाद कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे आप यू केम वेरी क्लोज टू डेथ? Ah, yes. Just just few, I think some 200 meters before I saw that dead body, मेरा ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो चुका था। तो आई डेंट रियलाइज कि वो खत्म हो चुका है, बट आई रियलाइज कि मेरा माई ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग नॉर्मल, माई माइंड इज नॉट फंक्शनिंग नॉर्मल। तो मैं अपने क्रैम्पॉन के साथ स्नो को, आइस को मारने के बजाय मैं रोप को मार रही थी। ओके। So that could have been really dangerous. I wasn't able to clamp myself to a rope. So कई बार क्या होता है ऐसी हालत में कि अगर आप, वहाँ 3-4 रोप्स होती है, you have to realize which one you have to clamp yourself to. कई जो रोप्स आपको होल्ड रास्ता होती दिखाती है। है, रूट ओपनिंग के लिए होती हाँ है जी, जो रोप्स, रूट में आपके लिए रूट हमेशा मार्किंग के लिए। हमेशा रोप लगी रहती है, दैट्स योर सेफ्टी रोप। तो उस पे हमेशा खुद को क्लैंप करना है। इफ यू डोंट डू दैट एंड यू स्लिप, यू गोना डाई। तो बहुत, मतलब खाई में गिरेंगे, काफी बड़ी खाई में गिरेंगे। तो आई रियलाइज कि मैं वो भी क्लैंप नहीं कर पा रही हूँ। My hands were not in my control, my legs were not in my control. So that's when I realized कि it's very close. I was like really close to death. And I shouted for my Sherpa and I asked him, could you please check if my oxygen is there or not? ओके। And he was, in fact, वो मुझे पीछे से गालियां दे रहे थे पहली बार, क्या कर रहे हो मैडम जी, ऐसे कैसे चढ़ रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो? Because he saw throughout I was doing everything fine, really well, and I didn't need any additional support. तो ही गॉट शॉक्ड कि ऐसे कैसे चल रही है। तो मैंने कहा आके चेक करो, ऑक्सीजन माइट नॉट बी देयर। एंड व्हेन ही केम, एक्चुअली द ऑक्सीजन वाज एट 0। ओके। सो वी इमीडिएटली चेंज्ड द ऑक्सीजन सिलेंडर देयर एंड देन आई वाज एबल टू मूव फॉरवर्ड। तो अगर वो ऑक्सीजन सिलेंडर टाइम पे चेंज ना होता तो मे आज बी नहीं होती। आज मैं यहाँ नहीं होती। आई एम वेरी श्योर कि आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो आपको ऊपर पहुंचा ही देती है। आई हैव सीन यू वेरी क्लोजली, आई हैव बीन वर्किंग विद यू फॉर सो लॉन्ग, सो आई नो कि आप सबमिट तो करना ही था आपने, whether there was any oxygen or not, that was immaterial. However, yes, the experience would have been tremendous. तो आपका ये ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज हुआ एंड देन यू सबमिटेड, राइट? तो सबमिट करने के बाद कैसा फील हुआ? एक्चुअली बहुत मिक्स सी फीलिंग होती है। आई डोंट नो बाकियों के लिए कैसी फीलिंग होती है, बट मैं बहुत इमोशनल टाइप इंसान हूँ। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा, the first thing that came into my mind when I was submitting was the body that was like 40 meters away from summit, dead body, and it was so close कि अगर मैं थोड़ी सी भी स्लिप होती तो मेरे पूरे क्रैम्पॉन्स उनकी बॉडी पे लगते। like it was still lying, someone had clamped him to the
सेफ्टी रोप दैट वी ऑल वर यूजिंग, तो वो हम उसी रोप पे खुद को क्लैम्प भी कर रहे हैं, चढ़ भी रहे हैं, फिर वहीं पे डेड बॉडी पड़ी है। तो तो ये वही अफ्रीकन डेड बॉडी? अफ्रीकन, ओके। यस। सो दैट केप कमिंग इनटू माय माइंड कि इतने आगे आके ये इंसान, मतलब ही लॉस्ट हिज लाइफ, व्हाट गुड इज दिस समिट टू एनीवन? तो like one of the lessons learned was that life is much more precious. One should know when to stop being so much जिद्दी कि आप मतलब ये चीज समझ ही ना पाओ कि लाइफ इंपॉर्टेंट है, then being so ambitious that you would like to still go ahead, may you live or not. So वो मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा था, तो आई डिडंट एंजॉय इट मच, एंड then but then it we stayed there for like half an hour. ओके। तो हाफ एन आवर के बाद हाफ एन आवर में कुछ स्टार्ट के 10 मिनट ऐसे कुछ मैं उसी में रही कि आई सॉ किड डाइंग, आई सॉ दिस पर्सन डाइंग, सो डेथ्स वेर प्लेइंग ऑन माई हेड एंड इट वॉज वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ अ फीलिंग. बट आफ्टर 10 minutes when the sun rays came up, सन बिल्कुल उसी टाइम पे मतलब सनराइज हुआ था, इट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट आई फॉरगॉट एवरीथिंग. ओके। लाइक आई फॉरगॉट द पेन कि मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, पी नहीं पा रही हूँ, पूरा मुंह जल रखा है, बॉडी पेन हो रही है. आई फॉरगॉट एवरीथिंग एंड आई जस्ट एंजॉयड लुकिंग एट द व्यू अराउंड. लाइक आई वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड फाइनली. क्लाउड्स नीचे थे, माउंटेन्स नीचे थे, सिर्फ 8,000 मीटर के माउंटेन्स दिख जो रहे है थे उस उनकी। पहाड़ उस क्लाउड के ऊपर दिख रहे थे, एंड लोग खुशियां मनाते हुए दिख रहे थे. जो 8-10 लोग मेरे साथ आसपास में थे, वो खुशियां मनाते हुए दिख रहे थे. मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने कहा यार, दिस इज लाइक रियली गुड. फाइनली इट पेड ऑफ, एंड फाइनली व्हेन आई एम ऑन द टॉप, I feel that I have succeeded in doing something really big in my life. Uh, yeah, so it was like So at it's that like a moment, real good moment for me. at that moment, did you finally weigh कि लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है या I आपका still, गोल ज्यादा इम्पोर्टेंट है? I still wait that. Yes, I cannot forget the moments that I have lived in those 5 days, 4 days. I cannot forget that for the rest of my life. Though I always wait my life before anything else, but I feel like everyone needs a little bit of mental conditioning when it comes to weighing your life before weighing money, or prioritizing money, prioritizing uh, your goals, or prioritizing your relations or anything else in your life, because life नहीं रही तो उन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं रहेगा. So what you mean to say is कि लाइफ में गोल होना जरूरी है, बहुत challenges जरूरी होना है, जरूरी है, लाइफ में रिस्क लेना भी जरूरी है, but बहुत at the जरूरी same है. time you should know when to stop. Yes, जिद्दी नहीं बनना है. Like you should know that this is my limit, probably not this time. I'm not saying don't try next time. Try next time. Come with a better health, come with better goals. Like people would like to, this African we are talking about, he was trying to summit Everest without oxygen. Probably he was not physically ready for it or mentally ready for it, though he has climbed 8,000 meters without oxygen. But this is a different challenge. So one should know that इतनी जिद अच्छी नहीं होती है. मेरी बॉडी अगर मुझे कुछ बता रही है तो let me listen to it and let me not do a particular thing that would cost life. But then कहीं ये नहीं लगता कि जब तक आदमी जिद्दी नहीं होगा तो वो चैलेंज भी कैसे ही लेगा? ले लो ना, जिद करो. Okay. आई एम नॉट सेइंग कि स्टॉप इट. हम्म। मैं कह रही हूँ कि जिद करो, बट नो वेयर योर लिमिट इज, Okay. नो वेयर you're कॉस्टिंग अ लाइफ, मे इट बी योर लाइफ और योर शेरपास लाइफ. जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता है. जिद करेंगे, नेक्स्ट ईयर आ जाओ ना, जिद करो, नेक्स्ट ईयर तो आओ. ये एवरेस्ट का जो आपने चैलेंज लिया, इसको सबमिट किया, अब आपकी जिंदगी में क्या चेंज आया है? आई थिंक इट हैज मेड मी मोर हम्बल. इट हैज टॉट मी कि बड़े चैलेंजेस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है. आई लुक फॉरवर्ड टू व्हाट नेक्स्ट आई विल बी डूइंग फ्रॉम हियर, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर पिनेकल गोल सेटिंग का हम गोल्स रखने का मैं अगर अचीव कर चुकी हूँ, तो उसके लिए मुझे उसके बाद का सोचना ज्यादा टफ है. वो काफी टाइम लगेगा उसमें. एंड इट हैज ऑल्सो ब्रॉट अ चेंज कि you have to be physically really fit when you're going for such challenges. जितना बड़ा चैलेंज होगा उतना आपको फिजिकली एंड मेंटली टफ होना पड़ेगा. अगर आप वो नहीं हो तो
तो don't set a goal like that. क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा इन वन लाइन, वन वर्ड आंसर, फिजिकली टफ, फिजिकल टफनेस या मेंटल टफनेस, व्हाट वर्क मोर फॉर यू? Mental toughness. ग्रेट। अगर यही चांस आपको, लेट्स से ये इरेज हो जाए, आपने कभी सबमिट नहीं किया बट यू स्टिल वांट टू गो फॉर इट, you get a chance to summit once again Mount Everest, would you go for it? I've been asked this question a lot. So my one answer would be, if there is a why behind it, why I would go again. If there is a purpose that I would be serving by going, I'll definitely go. मैं आज बोलो मैं आज चले जाऊंगी. But if there is no reason, and because I'm an Everester now, and people would think कि she should go again, I don't think that would excite me to go to Everest. So what will excite you now? It should be a bigger goal, like a goal that would serve a purpose. So let's say taking a group of 5 girls and letting them climb, helping them to climb it, I would definitely go. Okay. Taking let's say if someone says, or if I see that the society needs me to climb this peak, and if I deliver a message from there, it will be heard, it will make a difference, and that the society needs it. Do you think आपका ये सबमिट करना, अब जो पहाड़ी लड़कियां हैं या गर्ल्स हु कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, वो कुछ और चैलेंज ले पाएंगी? Seeing you? We already had this in mind कि इसको आगे कैसे लेके जाना है, because the ladies who have left it, I know for sure they're not coming back, but it will be a ray of hope. I'm sure it will be a ray of hope for the upcoming generation. जितने अभी अपने 25 से 30 के बीच में लड़कियां हैं, 30 टच करने वाली या 30 टच करके इस फील्ड में थोड़ी बहुत टिकी हुई है, they will get a ray of hope. Okay. Yes, because the amount of love and affection I've got on social media, that definitely shows that the message has gone through. Oh, that we've seen. आप न्यूज़पेपर में छाए हुए थे, अभी हिमाचल में, मनाली में आप सारे न्यूज़पेपर्स में थे, ऊपर से सोशल मीडिया पे there's a big fan following of yours now. So Miss Rama, physical toughness, mental toughness we've discussed, but at the same time there are certain practical issues. तो एक issue which I know किसी भी एवरेस्टर की लाइफ में आता है, और स्पेशली पीपल फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, एंड दैट इज फाइनेंस. बिकॉज एक बार एवरेस्ट क्लाइम करना, आई थिंक इट कॉस्ट अराउंड 30 to 35 लाख. एम आई राइट? सो वो 30 से 35 लाख मैनेज करना, एक वेस्टर्न वर्ल्ड वाले, जो वेस्टर्न कंट्रीज वाले जो लोग हैं, उनके लिए इट्स स्टिल इजी, लेकिन हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में वो 30-35 लाख रुपए जुटाना इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज. तो आपने कैसे मैनेज किया? Of course, it was one of the biggest challenge that I faced. But I believe that people believed in the reason, the purpose why I was climbing, and few of them were happy to be a part of it, and लोगों ने support किया है, may it be personal front पे या फिर as company support करना, तो लोगों ने जितना हो सकता है उतना support किया है. बट ऑफ कोर्स उसका स्टार्ट जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. राइट नाउ ऑल्सो फिजिकल चैलेंजेस आर the financial challenges are still there, but it's worth it. Like उतना जूझना, उतना हर एक डोर पे नॉक करना, लोगों को अपना पर्पस बताना, लोगों को अपना प्रोजेक्ट बताना, और उनको इसमें जोड़ना, वो सारी काफी तकलीफें हैं. बट टॉप पे चढ़ने के बाद वो तकलीफें अच्छी लगती है कि ठीक है, आई डिड दैट.